नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका राजनीतिक चर्चा में। और राजनीतिक चर्चा आप जान रहे हैं हम प्रतिदिन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी खूब तेजी से बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जहां एक तरफ देखें तो राज्य में जो हिंसक गतिविधियां हैं, राजनीतिक हिंसक गतिविधियां, उनमें वृद्धि देखी जा रही है। और बात करें राजनीतिक पार्टियों के सरगर्मी की, तो उनकी सरगर्मियां भी बहुत तेज हो गई है। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि 22 फरवरी के बाद राज्य में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो खबर से मैं आपके पास लेकर आया है राजनीतिक परिचर्चा, जब हम प्रतिदिन किसी न किसी अपने जो दिल के पास के नेता, यानी कि लोकल नेता जो हमारे दिल के पास रहते हैं, हमारे हर काम में शरीक रहते हैं, जिनसे हमारा प्रतिदिन संपर्क होता है, उन नेताओं को हम आपसे रूबरू करवाते हैं और उनसे करते हैं राजनीतिक परिचर्चा। साथ ही आप जो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जो जानना चाहते हैं, वो लाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये भी कोशिश करते हैं कि आपको भविष्य दिखे कि किस तरफ राजनीति जा रही है। तो आज हमारे साथ है निखिल सैनी जी। और निखिल सैनी के बारे में बता दूं, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर है। और साथ ही निखिल सैनी जी 18 नंबर वार्ड के 2 बार पार्षद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में कोऑर्डिनेटर है। और साथ ही 2 बार 3 नंबर बोरो कमेटी जो है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं, अभी कोऑर्डिनेटर है। तो कह सकते हैं कि अच्छा अनुभव इन्हें है लोकल राजनीति का। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। आपको भी खबर समय परिवार को मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने मुझे दूसरी बार के लिए फिर से बुलाए। बिल्कुल। तो निखिल जी, आप काफी अरसे से लोकल राजनीति से जुड़े हुए हैं। और बात करें अब की बार के इलेक्शन की, क्योंकि पहले तो लोकल इलेक्शन होने थे नगर निगम के, लेकिन नहीं हो पाए। और अब जो है बिल्कुल साफ है कि अब जो विधानसभा चुनाव वही होने हैं, और उसे लेकर पूरी सरगर्मी भी तेज है। आप लोग भी पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। जो अन्य पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने राजनीतिक कार्यक्रम में खूब तेजी ला दी है। तो अभी वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस राज्य की सत्ताधारी पार्टी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो आम लोगों के लिए, सर्व वर्ग के लोगों के लिए जो लगातार 10 वर्ष से जो काम कर रही है, हमें जनता के प्रति, हमारे राज्यवासी के प्रति हम लोग एकदम निश्चित है जो चुनाव फिर से ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, मैंने काम किया है, हमारी सरकार बंगाल वासियों के लिए काम किया है, कोई जुमलाबाजी नहीं किया है, काम किया है, सब वर्ग के लोगों के लिए, सर्व धर्म के लोगों के लिए काम किया। इसीलिए हम लोग अब कॉन्फिडेंस साथ कह सकते हैं जो हमारे जीत अब की बार निश्चित है, फिर से मुख्यमंत्री ममता। यानी कि आपने काम किया है, आपकी सरकार ने काम किया है, विकास किया है, उसी के बल पर आप मैदान में आ रहे हैं। अवश्य अवश्य काम के आधार पर ही अब की बार विधानसभा के चुनाव होगी। अच्छा निखिल जी, आप तो 2 बार 18 नंबर वार्ड के पार्षद रहे हैं और साथ ही बोरो के चेयरमैन भी रहे 3 नंबर के। तो आपने 5 सालों में वार्ड के लिए क्या किया? क्योंकि आपके वार्ड में भी गरीब लोग भी हैं, स्लम बस्ती का भी एरिया शायद आता है, टाउन स्टेशन वाला। तो आपने 5 साल में वार्ड के वासियों के लिए क्या किया? देखिए, 5 साल में हम लोगों ने क्या किया, आप वार्ड में जाने से ही आप देख पाएंगे। जो पहले, आज से ठीक 10 साल पहले 18 नंबर वार्ड की स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या है, वो हमारे वार्ड वासी ही कह पाएंगे। जो पहले कच्ची ड्रेन थी हमारे वार्ड में, बहुत सारे कच्चा रास्ता था। आज के डेट में हमारा वो कच्चा ड्रेन भी नहीं है और कच्चा रास्ता भी नहीं है। अब हमारे वार्ड में छोटे छोटे जो रास्ते हैं उनका पेपर ब्लॉक लगाया जा रहा है, एसजेडीए के माध्यम से, एनवीडीडी माध्यम से, नगर निगम के 3 नंबर बोरो की तरफ से। और जितने भी सड़क है, आपका विटामिन का सड़क जो है वो मिस्टिक का काम चल रहा है, मिस्टिक हो गया, थोड़ा सा बाकी काम चल रही है, चुनाव से पहले वो भी पूरा काम हो, यानी सारी सड़कें आप मैजेस्टिक बनवा रहे हैं? अवश्य। देखिए, बस्ती की बात कर, मैं खुद बस्ती से, 7 हमारे वार्ड में 7 बस्ती है। हमारे वो वार्ड का भौगोलिक अवस्था एक मिनी भारतवर्ष की तरह है। वहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, नेपाली, बंगाली, बिहारी, आदिवासी, मुस्लिम, समुदाय, सभी वर्ग के लोग रहते हैं। और हमारा वार्ड
एक मिनी भारतवर्ष की तरह। वहाँ 80% गरीब लोगों का बसवास है और वहाँ ज़्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और उनका जो गुणवत्ता जो है और दूसरे तीसरे बस्ती से पहले की तरह से आगे अच्छा स्थिति में अभी है, ये मैं कह सकता अच्छा निखिल साहब, बात तो राजनीति की करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिलीगुड़ी में एक मुद्दा बहुत गर्म है दर्शकों, और देखा जा रहा है कि आज दूसरा दिन है, 2 दिनों से जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है उन्होंने काम बंद कर रखा है, और इसे लेकर कई इलाकों में जो देखा जा रहा है कि साफ सफाई नहीं हो रही है और जो कूड़े करकट का अंबार लग गया है। और इसे लेकर हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, आपने 10 साल से जब आप इसमें है, तो ये जो सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तो इससे आप क्या ये सही है या गलत है या उनकी मांगे जायज है? नहीं, देखिए मैं तो पहले उनका जो मांग है, डिमांड है, मैं उनके साथ सहमत पोषण करता हूँ कि वो उनका जो डिमांड सही है, उनका मांग भी सही है। 200 रुपया, 230 रुपया, 240 रुपया में आज तो उधर कोई हजरा का लेबर है, राजमिस्त्री काट मिस्त्री का लेबर भी नहीं मिलता है। तो उनका जो बहुत सारा उनका मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो ना उनका मांग जो है जायज है। लेकिन इनके लिए आज जो स्थिति जो पैदा हुई है, इनके लिए टोटली हमारे नगर निगम के जो प्रशासक मंडली के चेयरमैन अशोक भट्टाचार्य जी है, वो इसके लिए दायी है। तो निखिल जी, आप वहां पर यदि नगर निगम में जो अतिरिक्त जो करीब 400 से ज्यादा लोग को नियुक्त किया गया है, वो बेआईनी रूप से सब पेंट वाला आदमी को नियुक्त किया गया है। जो महीना आने से उन लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए सफाई कर्मियों को, उनका यदि इस आदमी का नाम लेकर यदि उन लोगों को यदि महीना वृद्धि करते, तो शायद आज का दिन में जो सिलीगुड़ी वासी को जो सफर करना पड़ा, जो सफाई के लेकर सामना करना पड़ा, इसका स्थिति नहीं आता। क्योंकि फुल पेंट वाला बहुत सारा है जो नगर निगम में, जो उनके आपको CPIM के बहुत सारे कैडर को नियुक्त किए हैं जो काम नहीं करते। लेकिन देखेंगे ऑफिस जाएंगे तो एक एक ऑफिस में 10-12 पियोन है। तो निखिल जी, आप 10 साल से नगर निगम में हैं, तो इससे पहले आपने क्यों नहीं विरोध किया? इससे पहले क्यों नहीं उनके हित की मांग को आप लोगों ने उठाया? हम लोगों ने ही तो लगातार इस सफाई कर्मी के हित में आंदोलन किए। तृणमूल कांग्रेस ही तो आंदोलन करके उन लोग का जो पैसा जो जितना मिलता है उसको बढ़ाने के लिए हमारा भूमिका है, हमारा पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भूमिका है, हमारे तृणमूल कांग्रेस के परिषदीय दल हम लोगों ने आंदोलन किया है। CPIM ने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की वजह से हमारे जो सफाई कर्मी के जो उनका जो वेतन वृद्धि हुआ है, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए सवाल उठाया है, धरना दिया है, आंदोलन किया है। हम लोगों की वजह से हम वो सफाई कर्मी के साथ सहमत है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन सही है, पर हमारे जो लेकिन उनके आंदोलन के तौर तरीके पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अवश्य उनके जो उग्र जो भाव है उन पर थोड़ा सा अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आज जो उनका आंदोलन है, जो मैंडेज जो है जो रेगुलर है उनके लेकर, किंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी जो स्कीम में है, सुडा के स्कीम में, HWM का है, उनका भी वेतन वृद्धि होना चाहिए। जो उस सामान्य 200 रुपया या 4,000 रुपया में HWM का कभी किसी का पेट नहीं चलेगा। इसके लिए जो प्रशासक मंडली बोर्ड जो थे उनके पॉलिसी करना था। हम लोग तो बोर्ड में थे नहीं। 5 साल, अगले 5 साल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM और कांग्रेस मिलकर बोर्ड चलाया था, और अब की बार भी सेम कांग्रेस और CPIM मिलकर बोर्ड परिचालन किए। 5 साल में उन्होंने हमारे शहरवासी को जिस तरह से हमारा उन्नयन होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके लिए एकमात्र दायी है अशोक भट्टाचार्य जी। वो बीच बीच में खाली भाषणबाजी करता है। भाषणबाजी करने से तो हमें शहरवासी को काम चाहिए, शहरवासी को रोजगार चाहिए, हमारा नागरिक परिसेवा चाहिए। देखिए विधवा भाता करीब 2 साल से बाकी है, जो महीना में 10 kg चावल 1.5 साल 2 साल से ड्यू पड़ा हुआ है। यदि ये लोग को नियुक्त नहीं करते, अतिरिक्त लोग नहीं नियुक्त करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। आज नगर निगम में एक नया बिल्डिंग हो रहा है, जो अगली बोर्ड के समय जब हमारी सरकार, ममता बनर्जी जी की सरकार ने नगर निगम के नई बिल्डिंग बनाने के लिए पहले चरण में 2 करोड़ रुपया दिए थे, 7 करोड़ रुपया देते, स्टेप बाय स्टेप देते। यदि उस समय स्टार्ट करते तो अपने वन फंड का ये पैसा खर्चे करने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा निखिल साहब, आप बात कर रहे थे बीजेपी की। अभी देखा जाए तो हाल में जो बीजेपी का ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद खूब तेजी से भारतीय जनता पार्टी उभर कर आ रही है।
देखिए, लोकसभा चुनाव में तो पश्चिम बंगाल में जितने भी उपचुनाव हुए, उन्होंने पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीत के आए। जिन्होंने जो एमएलए थे दिलीप घोष, वो एमपी बने। जब उनके जगह जब उपचुनाव हुआ तो वहां से हार गए। उसी तरह देखेंगे दिल्ली में, दिल्ली के 7 लोकसभा चुनाव में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के हित में आई, और जब विधानसभा का चुनाव आई तो वो 7 भी सीट विधानसभा का नहीं जीत पाए। तो मोदी दिल्ली में कई स्थिति है। और देखिए आज के पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का स्थिति क्या है, शेष हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति आदर्श पर चल रही है, ये शेष देशवासी को। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल में भी इसी तरह की कहानी होगी जैसे दिल्ली में हुई है? अवश्य बंगाल हम लोग जो बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो आते हैं यहाँ पर, ये बंगाल का संस्कृत के बारे में उसको मालूम नहीं है। वो ठीक से बोल भी नहीं पाए, बंगला क्या बोलते हैं वही समझते हैं। यहाँ का संस्कृत के बारे में उनको पता ही नहीं है। हमारे कुछ दिन पहले आप लोग देखें, 23 जनवरी के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जिस तरह से अपमान किए हैं, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का अपमान नहीं। तो निखिल जी, वो अपमान कैसे हुआ? देखिए, सरकारी अनुष्ठान था वहाँ, जय श्री राम एक राजनीतिक उनका स्लोगान था। इस मुद्दे पर, अच्छा आप बोलिए। उसका स्लोगान था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब बोलने उठी तो प्लान माफिक भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कुछ गुंडे थे जिनको ने मोदी के इशारे पर उनको उकसाने की कोशिश की है। पर एक सरकारी अनुष्ठान में राजनीतिक स्लोगान क्या होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो इसके प्रतिवाद की है। और मैं उनको जिस तरह असम्मान मुख्यमंत्री के, मैं पूरे बंगाल वासी लेकिन का क्या असम्मान हुआ। आप निखिल जी, आप कहना चाहते हैं कि जय श्री राम बोलना राजनीतिक स्लोगन? अवश्य, यदि हम मद मदिरा खाकर जय श्री राम कहते तो अवश्य राम को भी नाम भी बदनाम हो रहा है। इसके लिए राम भगवान यदि रहते तो वो भी शायद शर्मिंदा हो जाते इन लोगों की वजह से। तब अब राम श्री राम हम लोग अवश्य बोलते हैं। जब कब बोलते हैं हम लोग? जब सुबह नहा धोकर भगवान का नाम लेते हैं तब कहते हैं जय सिया राम, जय श्री राम। जो जिस भाषा में कह पाते हैं वो कहते हैं। हम लोग जय श्री राम से कोई हमें इतराज नहीं है कहने में, पर उनका एक समय होता है। आप कहना चाहते हैं कि जय श्री राम का राजनीतिक फायदा न उठाया जाए? अवश्य, जात के नाम से, धर्म के नाम से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश में अराजकता फैला रही है, पश्चिम बंगाल के लोग सचेतन लोग हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग इस अराजकता को फैलाने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग सचेतन। अच्छा, अभी हाल में सैनी जी, भी हाल में ही विशेषकर इन 1-2 महीने में जो राजनीतिक हिंसा काफी बढ़ गई है, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली भी निकल रही है। तो क्या इससे और क्या राजनीतिक संघर्ष बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, संघर्ष तो प्लान में। आप लोग देखें, हमारे देश के गृह मंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल शाखा में जब संबोधन कर रहे थे तो कुछ भाषा कह रहे थे जो किस तरह से गड़बड़ी फैलाना है, प्लान मैपिंग कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के इशारा पर ही पूरे पश्चिम बंगाल में, इससे पहले कभी हमारे इससे पहले भी सरकार थी 5 साल पहले, ऐसा स्थिति नहीं था। पर अमित शाह के उस्कानी पर, हमारे देश के गृह मंत्री के उस्कानी पर ये जगह जगह जो दंगा फैलाने जा रहे हैं, उनके इशारे में बंगाल वासी इसको पसंद नहीं किया। और रहा परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी के नहीं होगा। परिवर्तन इस बंगाल से उनको अंतिम यात्रा होगा। जो पश्चिम बंगाल के लोग, देश से ऑलरेडी आपको पंजाब से शुरू हो गया, पश्चिम बंगाल में उनका ये अंतिम यात्रा होगा। परिवर्तन यात्रा नहीं, अंतिम यात्रा होगा। किसकी? भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल के लोग ये हिंसा नहीं पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो उनके नेता है, देखेंगे उनके नेता का देखने से पता चलेगा। ममता बनर्जी को सामना करने के लिए पश्चिम बंगाल में कोई नेता नहीं है, वो बाहर से कोई बुला के लाए। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाने वाला कौन है? तृणमूल कांग्रेस से हाथ पकड़ के लाई थी। तो इससे पहले तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बाबू थे, वो भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिगेड में सभा किए थे। असल में तो पहले तो वो लाए थे। भारतीय सीपीआईएम के जो नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बाबू लाए थे हाथ पकड़ के पश्चिम बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस नहीं लाए थे। तृणमूल कांग्रेस क्षण भर के लिए एक जोट हुआ था, लेकिन वो जोट जब देश के देश के विरुद्ध में जब जा रहा था, तब हम लोगों ने उनका जोट से त्याग कर दिए थे।
तो निखिल जी, आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं अभी आने वाले जो चुनाव है इसमें? देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं फिर बोल रहा हूँ, तीसरी बार के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 200 से भी ज्यादा सीट लेकर ममता बनर्जी जीत के आएगी, तृणमूल कांग्रेस जीत के आएगी, बंगाल जीत के आएगा। ये बंगाल का लड़ाई है। लेकिन बात करें अगर जो एग्जिट पोल हो रहे हैं उनकी अगर बात करें तो हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा पूरी दिखाया जा रहा है कि टीएमसी नहीं आएगी। अभी भी टीएमसी का पलड़ा कुछ भारी ही बताया जा रहा है जो एग्जिट पोल है, लेकिन ये पक्का बताया जाए कि कांटे की टक्कर है। और आप लोग के लिए राहत की बात, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए राहत की बात ये हो सकती है कि जितने भी सर्वे मुख्यमंत्री के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन उसमें ममता बनर्जी सबसे आगे है अभी तक जो भी आए हैं, इसमें आप प्रसन्नता जाहिर कर सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कि जो इससे पहले चुनाव थे उसमें इनके 4 या 5 एमएलए आए थे जहां तक मुझे ज्ञान है, और अब वो बिल्कुल टक्कर में आ रहे हैं, तो ये कैसे बात? देखिए, भारतवर्ष में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, इसका नाम है ममता बनर्जी, जो सिर्फ भारत में नहीं, इनका जो कार्य का चर्चा विदेशों में भी हो रही है। देखेंगे जो सबुज साथी, कन्याश्री, विदेशों में उनका पुरस्कृत किया गया है। ऐसा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल को पहली बार मिली है। और मोदी जी जानते हैं, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जानती है, जब एकमात्र उनका डर भय है तो ममता बनर्जी से है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में एवं उनके नीति के विरुद्ध में लड़ाई एकमात्र कर सकती है तो ममता बनर्जी कर सकती है। इसीलिए बार बार अमित शाह, कभी मोदी जी, कभी विभिन्न कैबिनेट के मंत्री लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जितने भी आए, पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के बंगाली संप्रदाय के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग पूरे ममता बनर्जी के साथ में है। जितने भी बाहर से घुसपैठी के बुलाए आए, गुजराती आए, चाहे झारखंड से आए, यहाँ पश्चिम बंगाल में दूसरा इंजन की सरकार नहीं, यहाँ ममता बनर्जी की ही सरकार होगी। चाहे जितना दम लगा ले, बंगाल वासी ममता बनर्जी के साथ में है, ममता बनर्जी के साथ में है। और जिस तरह ममता बनर्जी ने सर्ववर्ग लोग को, विशेष करके हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो कार्य किए हैं ममता बनर्जी, वो एक सराहनीय है। हम लोग, आप लोग याद करने का करेंगे, जो ममता बनर्जी सरकार के समय, पूर्व सरकार जब वामफ्रंट सरकार थे, तब देखेंगे जो हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषा भाषी थे, सारे वर्ष हमारे छात्र छात्री, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के छात्र छात्री पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका प्रश्न पत्र आता था बंगाली में या हिंदी में। हम लोग बहुत बार, हमारा हिंदी भाषा भाषी का बड़ा एक पर्व था छठ पूजा, हम लोगों ने आंदोलन किए थे वामफ्रंट सरकार के समय में, पर डंडा के सिवा कुछ नहीं मिला। पर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, जो गरीबों की मंत्री है ममता बनर्जी, जो समझती है, उन्होंने जब हम लोगों ने जब उनके पास प्रस्ताव रखा, तो एकमात्र है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो छठ पूजा में बंगाल में बिहारी व हिंदी भाषा भाषियों के लिए जो उन्होंने जो सम्मान दिए हैं, हमारे सब हिंदी भाषी लोग सब एकत्रित हैं। समय का इंतजार है जो ममता बनर्जी को तीसरे बार के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा निखिल दा, एक और क्वेश्चन आपसे हट के कर रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम का जोट हुआ आपकी, और ये अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि आपको कुछ सीटें कम पड़ जाएं, तो क्या आप इनसे समर्थन लेना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो मैं फिर से दोबारा 200 से अधिक सीट मिलेगी ममता बनर्जी को, फुल मेजोरिटी से आएगी, अपने बलबूते पर आएगी। यदि कम पड़ गया तो हम लोगों ने तो पहले ही, हमारे नेत्री ऑलरेडी तो सीपीआईएम एवं कांग्रेस को प्रस्ताव दिया था, जो आइए जोट में एक साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में हम लोग लड़ते हैं। पर उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय, पूर्व लोकसभा के चुनाव के समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर, सही प्रकाश से नहीं हुए थे, रामधनु जोट जिसको हम लोग कहते हैं, कांग्रेस, सीपीएम, भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा रूप से तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए जो कमर कसा था, कोई उसमें सफलता नहीं मिली। आने वाला दिनों में भी कोई सफलता नहीं मिलेगी। ममता बनर्जी के साथ आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, बंगाल वासी हैं, और यदि जरूरत पड़ा कोई सीट का तो मुझे विश्वास है जो भारतीय कांग्रेस पार्टी एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ममता बनर्जी को ही समर्थन देगी। निखिल जी, कल की बात करें तो कल जैसी सूचनाएं मिल रही है, कल हमला होता है आपके राज्य मंत्री जाकिर हुसैन साहब पर भी, और ऐसा सुना जो खबरें हैं, और कल ही सुखदेंदु
का जो काफिला था वहां पर भी हमले की खबर है। तो राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, तो कहां तक उचित है ये राजनीतिक हिंसा? देखिए क्योंकि मैं परस्पर विरोधी है। देखिए, टीएमसी कहती है कि भाजपा हिंसा बढ़ा रही है, भाजपा कहती है कि टीएमसी हिंसा बढ़ा रही है, लेकिन इन दोनों की रस्साकसी के बीच कहीं ना कहीं आम लोगों का नुकसान हो रहा है। देखिए मैं आपके बात से सहमत हूँ। जो मैं इससे पहले कह चुका हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के गृह मंत्री कलकत्ता में एक सभा किए थे। उस सभा में उन्होंने जो वक्तव्य रखे थे उसका लीकेज, उनका फुटेज लीकेज कुछ हुआ है। उसमें कहे थे वो भारतीय हमारे देश के गृह मंत्री कहे थे कि हिंसा फैलाना है और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करना है। ये प्लान माफिक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमला भारतीय जनता पार्टी ने कराई, और हमारे राज्य के जो मंत्री हैं जाकिर हुसैन, उन पर भी हमला भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हुआ और इस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी है। चाहे जितना कोशिश कर ले, मैं फिर से कहता हूं। लेकिन निखिल जी, एक बात और भी है कि टीएमसी पर दमन का भी आरोप लग रहा है, क्योंकि आपने देखा था 7 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का नवान घेराव का कार्यक्रम था, उस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफी जो आपने देखा मारपीट का मामला आया, काफी दमन का आया। उसके बाद फिर जब माकपा के द्वारा नवान का प्रोग्राम बनाया गया, उस दिन भी कमोबेश वही स्थिति हुई और दोनों ही तरफ से उस घटना के बाद बंद बुलाया गया। तो इसमें क्या किया, ये वाकई बंद की राजनीति है, चुनाव की राजनीति है, या वाकई दमन हुआ था? देखिए पश्चिम बंगाल में एकमात्र, देखिए मैं पहले कह दूं, जो पश्चिम बंगाल में मामाटी मानुष सरकार के आते ही बंद पश्चिम बंगाल से उठ गया है। बंद करना आइनगत अपराध है। और मैं और एक बात आपको ज्ञात और एक बात मैं आपको ज्ञात करा देता हूँ। हमारे शहर सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या के अभियान के नाम पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जो सिलीगुड़ी एवं बर्दवान रोड और यारबू के सामने जो गुंडागर्दी किया है, ये पश्चिम बंगाल में नजर विहीन घटना, ऐसा घटना कभी भी नहीं घटा है। और देखिए, पुलिस का काम है आईन श्रृंखला का रक्षा करना। कोई यदि आईन श्रृंखला तोड़ेगा तो इसके लिए पुलिस प्रशासन शहर को शांति रखने के लिए, हमारे शहरवासी को शांति, राज्य को शांति रखने के लिए जो उचित कदम है वो उठाने के लिए वो हमारे प्रशासन बाध्य रहती है। ये हिंसा नहीं, हिंसा फैलाने की कोशिश, उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। देखेंगे मैं लोकसभा चुनाव में हमारे जो शहर के प्रशासक मंडली के चेयरमैन हैं अशोक भट्टाचार्य, जो राज्य सरकार के मनोनीत हैं, वो कभी कभी भूल जाते हैं। राज्य सरकार के विरुद्ध बोलते समय अवश्य उनको ज्ञात होना चाहिए कि हम आज वो जिस चेयर में बैठे हैं वो ममता बनर्जी की वजह से उनको चेयर मिला है। और वो जब लोकसभा चुनाव में वार्ड नंबर 6 देखेंगे, वो भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो पोलिंग एजेंट रहता है ना, पोलिंग एजेंट थे, उनको पोलिंग एजेंट भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो अशोक बाबू बिक्री हो गए, बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख लिया भारतीय जनता पार्टी के पीछे। तो इनका कोई नीति आदर्श नहीं है, ये मैं कहूंगा। तो सिलीगुड़ी विधानसभा, आपको क्या लगता है कि अब की बार सिलीगुड़ी विधानसभा किसकी झोली में जा सकती है? अब की बार सिलीगुड़ी विधानसभा से दार्जिलिंग जिला के समतल में तीनों विधानसभा हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारे शहरवासी, सिलीगुड़ी के शहरवासी अशोक बाबू को लगातार आशीर्वाद करते हुए आ रहे थे, पर 5 वर्ष में जिस तरह सिलीगुड़ी का विकास थम गया है, सब फांसीदेवा नक्सलवाड़ी का विकास जिस तरह थम गया है, इससे लोग जागरूक हुए हैं, समझ गए हैं जो इनको लाने से विकास नहीं हुआ। एकमात्र विकास हो सकता है तो ममता बनर्जी के हाथ पकड़कर विकास हो सकता है, विकास हो सकता है तो तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से विकास हो सकता है, विकास हो सकता है तो ममता बनर्जी के हाथ में जब ये सीट आएगा तभी विकास होगा। ये मानल बना चुके हैं। तो आप लोगों ने विमल गुरुंग को भी साथ में मिला लिया, तो इसका कितना फायदा होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, विमल गुरुंग स्वेच्छा तृणमूल कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और वो कहे एकमात्र विकास हो सकता है तो ममता बनर्जी के हाथों ही विकास हो सकता है। बाद में जो जुमलाबाजी हो रहा है हमारे शहरवासियों को एवं विमल गुरुंग को, जो लॉलीपॉप बार लगातार दे रहा है। कुछ दिन पहले विमल गुरुंग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है, अब कह रहे हैं कि टीएमसी कर सकती है। उनका अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास टूट गया है। और कुछ शहरवासी और कुछ राजनीतिक लीडर जो अंधविश्वास में है, जो इस दल से उस दल में जाना, इधर से उधर जाना, वो लोग को अंधविश्वास है। सब हम लोग जो प्लान किए सब धीरे धीरे वापस आएंगे। एकमात्र पथ है तृणमूल कांग्रेस, एकमात्र उन्नयन है तृणमूल कांग्रेस, एकमात्र उन्नयन हो सकता है, शांति श्रृंखला बजाय रख सकती है तो तृणमूल कांग्रेस के प्रति हमारे सिलीगुड़ी शहरवासी, सिलीगुड़ी महकुमा वासी एवं दार्जिलिंग जिला के लोग
पूरा वचनबद्ध है अब की बार तृणमूल कांग्रेस के यहाँ से हम लोग जितने भी उम्मीदवार हो एकदम भारी बहुमतों से जीतकर हम लोग यहाँ जाएंगे अच्छा, और सैनी जी, सिलीगुड़ी का विकास और ज्यादा तेजी से अच्छा होगी सैनी जी, तृणमूल कांग्रेस। दल बदल भी खूब चल रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए जो आपके कुछ आपके दल को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, जो हमारे दल में जो तुलाबाज थे, कुछ उनके पास काला धन था, उनको लुकाने के लिए, उनको छुपाने के लिए, बचने के लिए गए हैं। तो इससे नेता जाने से कोई देखेंगे, हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में गनगुआर, गनगुआर के बहुत सारा पैर होते हैं, यदि एक दो पैर टूट भी जाने से ना वो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी है, उसमें एक दो जो चला जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और जो अच्छा जो उसके वजह से जो साधारण लोग थे, परेशान थे, वो लोग खुशी हुए हैं, जो लोग चले गए हैं उसके वजह से। इससे तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस और भी अच्छा स्थिति में आ गया। बहुत सारे लोग जो चले जाने के बाद जो उनके कुछ जगह जहां पर उनका असुविधा था वो खुलकर बोल रहे हैं, और हम लोग भी उस पर हमारे नेतृत्व को जो है, कोई किसी का प्रश्न होगा या कोई किसी की वजह से परेशान है, तो मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला नेतृत्व को उनके बारे में जानकारी दे। हमारे से यदि कार्य करने के क्षेत्र में यदि भूल हुआ तो हम लोग उसको भी संशोधन करेंगे और फिर से हम लोग जन के पास जाएंगे, हमारे प्रत्येक शहरवासी के पास जाएंगे तृणमूल कांग्रेस के हित में। चुनाव के मद्देनजर आप लोगों ने बहुत सी नई नई योजनाएं उतारी है, दीदी के बोलो, द्वारे सरकार, एक क्या कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, तो इनकी विश्वसनीयता कितनी है? देखिए आप तो खुद आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप खुद जान रहे हैं जो शहरवासी एवं राज्यवासी को स्वास्थ्य साथी कार्ड लाने से कितना सफलता मिल रही है। ये विशेष करके गरीब लोगों के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। इनको मैं खुद ही बोरो में हूँ, लंबे कतार में रह के लोग स्वास्थ्य साथी का कार्ड संग्रह कर रहे हैं। और ये लंबा कतार है सिर्फ तृणमूल कांग्रेस अपेक्षा है, जो ममता बनर्जी जिस तरह कार्य किए हैं, ये योजनाएं बनाई हैं। सैनी जी, ये भी कहीं काम करेगा या चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? देखिए जुमला हम लोग तो ये नहीं कहे थे जो 15-15 लाख देंगे। हम लोग तो ये नहीं कहे थे जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ कर्म संस्थान होगा। हम लोग जो कहे थे, ममता बनर्जी जो कहती है, तृणमूल कांग्रेस जो करती है, वो कहती सिर्फ नहीं, करती है, कर को दिखाते हैं। इसीलिए तो बंगालवासी के ऊपर हमें गर्व है, जो हम दावे के साथ कह रहे हैं, जो ममता बनर्जी काम की है, जो कहती है उसको करती है। इसीलिए तीसरे बार के लिए फिर से जब तृणमूल कांग्रेस कहती है और करती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इस तरह कैसे तेज गति से आगे बढ़ रही है? पश्चिम बंगाल में नहीं बढ़ रही है। देखिए अब नगर निगम के चुनाव आपका पंजाब में हुई है, क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल में ही मैं कह रहा हूँ आपको, लोकसभा के बाद उपचुनाव हुई है, भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है क्या? नहीं खुली है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जिस तरह उनको जो सफलता मिली है, मैं आपको कहूँगा इस स्टूडियो में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का जो चुनाव हुआ है, वो वोट जहाँ भी देते थे भारतीय जनता पार्टी में ही जाती थी। ये तो साबित भी हो चुका है। चौथे चरण में, आप कहना क्या? चौथा चरण में जो इतने भी जो चुनाव हुई है, चौथा चरण में कहना चाहूँगा, जो हमारे ऋषि मुनियों का जो वहाँ पर तोड़फोड़ हुआ है, जब सरब हुई है, बहुत सारे लीकेज हो करने के बाद, सरब होने के बाद देखेंगे चौथा चरण, पांचवा चरण, छठवां चरण, सातवां चरण में तृणमूल कांग्रेस की जीत किंतु लगा वहां से हुआ है। तो अब की बार कहना चाह रहे कि ईवीएम में अवश्य मैं बोल रहा हूँ, ईवीएम में गड़बड़ी थी, ये साबित भी हो चुका। बहुत से उनके लोग ही तो साबित कर दिए हैं, विदेश जो इनको जो ईवीएम के किए थे। अगर सैनी जी ईवीएम में गड़बड़ी होती तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती? मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कैसे आ जाती? लोकसभा केजरीवाल जी जीत गए। लोकसभा का मैं कह रहा हूँ, लोकसभा 2019 में जिस तरह से ईवीएम के माध्यम से जो गड़बड़ी की है, ये तो मैं आपके यहाँ नहीं, सभी जानते हैं, फिर भी आप अनजान होने की कोशिश करेंगे तो अलग बात है। लेकिन हम लोग आज के डेट में भी दावी करते हैं जो बैलेट के माध्यम से वोट होना चाहिए, लोग, साधारण लोग अपना वोट अपने दे सके, इसके लिए मैं फिर से दावी करता हूं। और चाहे जितना भी, चाहे अब ईवीएम में जो भी कर ले, अब की बार वो चलने वाली नहीं है। हमारा भी एक्सपर्ट है, हमारा निर्वाचन कमीशन पर पूर्ण अब की बार विश्वास है।
हम लोग चाहे वोटिंग मशीन में करे, चाहे बैलेट में करे, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अच्छा निखिल दा, लास्ट सवाल, हम्म। आपको क्या लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहेंगे जिस तरह का भी माहौल है? देखिए, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्व चुनाव होती है, पर कुछ दिनों से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मिलित रूप से हिंसा फैलाने का कोशिश कर रही है। लेकिन अब की बार हमारे निर्वाचन कमीशन, हमारे स्टेट पुलिस मिलित रूप से, और जनता अपेक्षा, मैं बार बार कर रहा हूं, जनता अपेक्षा कर रही है ममता बनर्जी को तीसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए। अब की बार हिंसा फैलाने की कोशिश यदि करेंगे भारतीय जनता पार्टी, चाहे बिहार के गुंडा हो, चाहे आपका असम से गुंडा ले आए, चाहे झारखंड से गुंडा लाए, पश्चिम बंगाल लोग, पश्चिम बंगाल के वासी, सिलीगुड़ी के वासी, दार्जिलिंग जिला के वासी एकदम सचेतन है। कोई गुंडा लाए यहाँ, हम लोग अशांति फैलाने, गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। आप लोग देखेंगे जो उस दिन यारबू के सामने माँ दुर्गा का तस्वीर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीर किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जलाया है, इस चीज को शहरवासी हम लोग अच्छा से नहीं लिए, शहर साधारण लोग अच्छे तरह नहीं लिए। जानते हैं ये पोस्टर और बैनर तो आप लोग की तरफ से ही फाड़े गए थे? नहीं, हम लोग जलाए नहीं थे। हम लोग माँ दुर्गा को पूजा कर विश्वास करते हैं, लेकिन जो हिंदू के बात करते हैं तो किस तरह से माँ दुर्गा को अपमान। दिलीप घोष देखें, दिलीप घोष क्या कहे हैं माँ दुर्गा के बारे में। पश्चिम बंगाल के लोग, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2019 साल में एवं 2020 साल में प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी को 2019 में 25-25 हजार रुपया और 2020 साल में प्रत्येक पूजा कमेटी को 50-50 हजार रुपया दिया है दुर्गा पूजा के लिए, जो हमारे देश में एक नजरविहीन घटना है। कुछ लोग कहते हैं ममता, लेकिन भाजपा का तो आरोप था कि चुनाव को लेकर पैसे बांट रहे हैं। नहीं, पैसे तो 2019 में कहाँ चुनाव थी? तभी तो आने वाले तो थे ही। 2020 में कहाँ चुनाव था? तो ममता बनर्जी कह रहे, देखिए कोरोना वायरस का समय था, कोविड-19 था, क्लब के पक्ष, आपके पक्ष भी संभव नहीं था। जो चंदा आप पूर्व में दिए थे अब की बार देंगे, इसलिए ममता बनर्जी कोशिश की है इसके सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के नाम माध्यम से यदि इन क्लब के बगल में खड़ा रहा जाए तो हमारे बंगालवासी जो कोरोना वायरस में जो आक्रांत थे, जो उतना पैसा देना उसके पास संभव नहीं था क्लबों को, तो वो उनका एक कोशिश था। गंगा सागर मेला देखें आप, ममता बनर्जी किस तरह हिंदू प्रतिष्ठान को बचाने की कोशिश करें। कुछ लोग कहेंगे, लेकिन उनका बात में दम नहीं है। दम एक बात में ही है, ममता बनर्जी में दम है, हमारे नेत्री में दम है, हमारे मुख्यमंत्री में दम है। मुख्यमंत्री के प्रति हमारे बंगालवासी का विश्वास है, जो विश्वास के साथ 10 साल से जो काम किए हैं लोगों के लिए, वो विश्वास खरा उतरेगा, ये मैं आशा करता हूँ। और जीतो, अब की बार नया सूर्योदय होगा सिलीगुड़ी में भी और पूरा दार्जिलिंग जिला में। तो दर्शकों, ये निखिल सैनी, और इन्हें पूरा विश्वास है कि इनके नेता में दम है, इनके नेतृत्व में दम है, ममता बनर्जी में दम है, इनके काम में दम है, और ये अब की बार आएंगे। पूरी बातें आपने सुनी। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, और हम समझते हैं कि निखिल सैनी जी, उनका अगर जरूरी हुआ तो जरूर आप लोग को जवाब देंगे। तो ये थी बेबाक बातें निखिल सैनी जी से। और आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम के अंत में जरूर कुछ समय हम जरूर देना चाहेंगे निखिल जी को, कि निखिल जी, आप हमारे दर्शक या आप अपने समर्थक या जन साधारण को अपना कुछ संदेश देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। देखिए, हमारे शहरवासी एवं हमारे जिलावासी से मैं अनुरोध करूंगा, जो ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री हो गया, और हमारे विशेष करके शहरवासी, सिलीगुड़ी के शहर के लोग, 5 साल में जो विकास नहीं हुआ है सिलीगुड़ी में, विकास थम गया है हमारे सिलीगुड़ी महकुमा में, तीनों विधानसभा क्षेत्र में। तो अब की बार जो हम लोग देखे, जिनको समय दिए थे, हम लोगों ने MP भी यहाँ लगातार 3 बार चुने हैं, लेकिन हमारे कोविड-19 के समय हमारे जो MP को भी नहीं मिला है, और हमारे जो MLA जो थे, जो आप लोगों ने इस महकमा से आप लोगों ने जिताए थे विधानसभा, चाहे फांसीदबार विधानसभा हो, नक्सलवाड़ी माटीगरा विधानसभा या सिलीगुड़ी विधानसभा, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में, उन्होंने कोई हमारे शहरवासी के लिए कोविड-19 के समय खड़े नहीं हुए थे। एकमात्र खड़े थे तो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व खड़े थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री निजी थे। तो मैं यह आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो ममता बनर्जी जिस तरह से 10 साल सभी वर्गों लोगों के लिए जो काम किया है, अब की बार
फिर से मैं अनुरोध करूंगा, सिलीगुड़ी के जो विकास थम गया है, इस विकास को और तेजी करने के लिए ममता बनर्जी के पक्ष में मतदान करें, उनके बगल में खड़े रहे। और हमारे कुछ लीडर में कोई यदि भूल हुए हैं तो उसको क्षमा करके आप अपना हमें उस भूल को सुधारने का मौका दें, यह मैं आशा करूंगा आप सबों से। नमस्कार। थैंक यू। तो ये थे निखिल सैनी जी। दर्शकों, कल हम एक और नए स्थानीय नेता के साथ होंगे, तो आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।